हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड के इतिहास में गोरखा शासन देखेंगे कि कुमाऊं पे गोरखा शासन कैसा रहा और गढ़वाल पे गोरखा शासन कैसा रहा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट को। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गोरखा शासन। दोस्तों, गोरखा नेपाली मूल के थे जिन्हें गोरखा के नाम से जाना जाता था। गोरखा की जो सत्ता थी वो सैनिक शासन पे आधारित थी। गोरखा सेना दो प्रकार की थी, स्थाई और अस्थाई। स्थाई सेना को जक्चा, वो अस्थाई सेना को डकचा कहा जाता था। जक्चा जो थी वो लगातार युद्ध करते रहती थी और डकचा जो थी 2 साल के लिए इनको रेस्ट दिया जाता था, फिर उसके बाद युद्ध में भी जाता जाता था। गोरखा सेना का प्रमुख हथियार खुखरी था। नेपाल में 24 रियासतें थी जिन्हें चौबीसी के नाम से भी जाना जाता था। नेपाल के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह 1743 से 1775 तक। उसके बाद नेपाल के दूसरे राजा प्रताप सिंह 1775 से 1778 तक। उसके बाद जो तीसरे राजा आते हैं रण बहादुर शाह, जिन्हें स्वामी निर्गुणानंद भी कहा जाता है, 1778 से 1800 तक रहे। अब बात करते हैं दोस्तों कुमाऊं पर गोरखा शासन। दोस्तों, कुमाऊं पे गोरखा शासन 1790 से 1815 तक रहा, करीब करीब 25 वर्षों तक। गोरखाओं ने कुमाऊं पे 1790 पे आक्रमण किया था। कुमाऊं युद्ध के समय गोरखा शासक रण बहादुर शाह या स्वामी निर्गुणानंद थे। कुमाऊं युद्ध के दौरान गोरखा सेना का नेतृत्व अमर सिंह थापा, जगजीत पांडे, सुरसिंह थापा ने किया था। वह कुमाऊं का जो शासक था उस टाइम पे 1790 में हुए थे महेंद्र चंद व गोरखा सेनाओं के बीच में 1790 में हवाला बाग के मैदान पे युद्ध होता है और गोरखा उस युद्ध में जीत जाते हैं। उसके बाद फिर कुमाऊं के क्षेत्र पे गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। उस 1790 में गोरखा कुमाऊं को कैप्चर कर लेते हैं। कुमाऊं का जो क्षेत्र है गोरखाओं के अधीन हो जाता है। उसके बाद कुमाऊं पे गोरखा शासन चालू होता है। गोरखाओं के कई सूबेदार या सूबे कुमाऊं पे शासन करते हैं। उनकी न्याय प्रणाली, कर, ये सारी चीज़ें अब हम आगे को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों कुमाऊं में गोरखा सूबेदार। कुमाऊं में गोरखा सूबेदार या सूबे। कुमाऊं का सबसे पहला सूबेदार जोगामल शाह, जो कुमाऊं का सबसे प्रथम सूबेदार या सूबा है। जोगामल शाह के टाइम पे पहला गोरखा भू बंदोबस्त हुआ माल गुजारी बाबत। जोगामल शाह ने ही पुरही पिछवई कर की शुरुआत की थी, जिसमें सालाना 2 रुपये देना पड़ता था। जोगामल शाह के बाद काजी नरसिंह दूसरे सूबेदार बनते हैं, जिनके टाइम पे मंगल की रात घटनाक्रम घटती है, जिसे नरसाई का मंगल भी कहा जाता है। मंगल की रात घटनाक्रम दोस्तों, नरसाई ने अपने सैनिकों को धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में मरवा दिया था, इसलिए नरसाई का मंगल कहा जाता है इस घटना को। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। काजी नरसाई के बाद अजब सिंह थापा, बमशाह, उसके बाद रुद्रवीर सिंह थापा, धौकाल सिंह, गोरेश्वर, ऋतुराज और उसके बाद दोस्तों बमशाह चतुरिया या भीमशाह 1806 से 1815 तक ये सूबेदार रहे कुमाऊं में। ये कुमाऊं के अंतिम सूबेदार थे। इन्होंने ही ब्राह्मणों पे कुशाही कर लगाया था। कुशाही कर दोस्तों, अगर ब्राह्मण किसी की भूमि हथिया लेते थे, किसी की भूमि पे कब्जा कर लेते थे, तो ये कर लगता था ब्राह्मणों के ऊपर, कुशाही कर। अब हम बात करते हैं दोस्तों गढ़वाल पर गोरखा शासन।
गढ़वाल पे गोरखा शासन 1791 में दोस्तों पहली बार गोरखा सेना गढ़वाल पे अटैक करती है। लंगोटगढ़ का युद्ध होता है जिसमें प्रद्युमन शाह और गोरखा सेना के बीच में संधि होती है। उसके बाद 1803 में अमर सिंह थापा हस्तदल चतुरिया के नेतृत्व में वापस से गोरखा सेना गढ़वाल पे अटैक करती है। उसके बाद दोस्तों फाइनली 14 मई 1804 में गोरखा सेना गढ़वाल पे वापस से अटैक करती है खुड़बुड़ा के मैदान में, जिस युद्ध में प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है। प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और गढ़वाल पर गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। जिस टाइम पे गढ़वाल पे गोरखाओं ने अधिकार किया था, उस टाइम पे गढ़वाल नेपाल का शासक दोस्तों नेपाल का शासक गिवाण युद्ध विक्रम शाह था। उसके बाद दोस्तों गढ़वाल पर गोरखा सूबेदार, अभी हमने कुमाऊं पे गोरखा सूबेदार पढ़े थे, अब हम गढ़वाल के अंदर गोरखा सूबेदार की कौन कौन गोरखा सूबेदार रहे गढ़वाल के अंदर, अब वो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो गढ़वाल में सूबेदार रहे या सूबे रहे वो रहे अमर सिंह थापा 1804 में। इनकी नियुक्ति रण बहादुर शाह या स्वामी निर्गुणानंद ने की थी दोस्तों। अमर सिंह थापा ने गंगोत्री स्थित गंगा माता मंदिर का भी निर्माण कराया था। अमर सिंह थापा के बाद आते हैं दोस्तों रणजोर थापा 1804 से 1805 तक। रणजोर थापा, मौलाराम ने रणजोर थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी है। मौलाराम की एक रचना है रण बहादुर चंद्रिका, जो रणजोर थापा के बारे में बताती है। रणजोर थापा ने दोस्तों विचारी व अविचारी पदों का सृजन किया था। विचारी जज या अविचारी अधिशासक, जिसमें मुकदमे ये सब चीज़ें अभी आगे को आएंगी दोस्तों। तो इन पदों का सृजन किया था रणजोर थापा ने ही। रणजोर थापा के बाद दोस्तों हस्तदल चतुरिया 1805 से 1808 तक, इन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे काम कराए। जैसे कि इन्होंने किसानों को तकावी ऋण दिया व लगान कम किया दोस्तों। उसके बाद हस्तदल चतुरिया के बाद आते हैं भैरव थापा 1808 से 1811 तक। यह एक विलासी व अत्याचारी और क्रूर शासक थे। इन्होंने कुमाऊं व गढ़वाल पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। उसके बाद भैरव थापा के बाद आते हैं काजी बहादुर शाह 1811 से 1812 तक। दोस्तों काजी बहादुर शाह ने भूमि को उर्वरकता के आधार पे 5 भागों पे बांटा था और साथ ही साथ उर्वरकता के आधार पे इन्होंने भूमि कर निर्धारित किया था। यानी कि जो भूमि का टैक्स है उसको डिसाइड किया था कि अगर जो भूमि उर्वरक है उससे इतना कर लिया जाएगा और जो उपजाऊ नहीं है उससे इतना लिया जाएगा। तो ये डिसाइड किया था काजी बहादुर शाह ने। इन्होंने भूमि को 5 भागों में बांटा था, अबल, दम, सोम, चाहर और सुकवासी। अब बात करते हैं दोस्तों हम गोरखा कर प्रणाली की, कि कर प्रणाली किस तरह की थी। कुमाऊं पे और गढ़वाल पे गोरखाओं की जो कर प्रणाली थी वो कैसी रही। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टीका भेंट कर की। टीका भेंट कर जो था विवाह या शुभ अवसरों पे लिया जाने वाला कर था। सोन फागुन कर, ये कर सिर्फ उत्सवों पे लिया जाता था। पुगड़ी या पगड़ी कर, ये भूमि कर है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कर है पुगड़ी कर, जो भूमि पे लगता था। तान कर दोस्तों, ये तान कर कपड़ों पे लिया जाने वाला कर था। मारो कर या मरो कर दोस्तों, ये कर पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था। जिन व्यक्तियों के पुत्र नहीं हैं, क्योंकि मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार कौन करता, तो इसलिए उनसे भी कर लिया जाता था जिनका कोई पुत्र नहीं है। उसके बाद बहता कर, जो इंसान अपनी संपत्ति को छुपाता था उनसे ये कर लिया जाता था दोस्तों, बहता कर। उसके बाद मोह कर या दरही कर या पिछड़ी कर, प्रति परिवार से लिया जाने वाला कर है ये।
अधनी दप्ती कर दोस्तों ये खस जमींदारों से लिया जाता था। उसके बाद मांग कर दोस्तों युद्ध के टाइम पे जब गोरखा सेना युद्ध करने के लिए जाती थी तो मांग कर लिया जाता था। मांग कर के बाद मिजारी कर जो था दोस्तों वो जगरियों वो ब्राह्मणों से लिया जाता था। उसके बाद रहता कर जो लोग गांव छोड़ के भागने की सोच रखते थे या भागते थे तो उन लोगों से रहता कर लिया जाता था, ताकि क्योंकि वो गांव पे रहे हैं इसलिए उनसे रहता कर लिया जाता था। उसके बाद दौनिया कर, ये दौनिया कर जो लोग पहाड़ों पे अपने पशुओं को गाय बकरियों को चराते थे उन लोगों से लिया जाता था ये दौनिया कर। कुशई कर दोस्तों, कुशई कर ब्राह्मणों पर जमीन हथियाने की, जो ब्राह्मण लोगों की जमीन हथियाते थे उनसे ये कर लिया जाता था दोस्तों, कुशई कर। उसके बाद घी कर दोस्तों ये पशुपालकों से लिया जाता था। तिमारी कर ये गोरखा फौजदारों व सूबेदारों को दिया जाने वाला कर था। सापर कर दोस्तों सीमा कर भी है। सापर कर में दोस्तों सीमा शुल्क लगाया जाता था, जो एक जगह से दूसरी जगह जो टैक्स पड़ता था उस पे। सुआंग दस्तूर कर दोस्तों ये प्रति 20 नाली जमीन, जिस व्यक्ति की प्रति 20 नाली जमीन है उससे कर लिया जाता था। ये तकरीबन 1 या 2 रुपये कर था ये। अब बात करते हैं दोस्तों गोरखों की न्याय प्रणाली के बारे में कि गोरखों की न्याय प्रणाली किस तरह की थी। मुकदमों का कार्य जज या विचारी करता था दोस्तों। जितने भी मुकदमे थे वो सभी जज करता था, जो विचारी था वो करता था। गोरखों ने पहली अदालत अल्मोड़ा में लगाई थी। वादी प्रतिवादी गवाह को बुलाया जाता था दोस्तों अदालत में। अगर किसी व्यक्ति पे संदेह है तो उसे हरिवंश की कसम खिलाई जाती थी। हरिवंश दोस्तों महाभारत का एक भाग है। अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह के देशद्रोह का दोषी पाया जाता था तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था। अगर किसी व्यक्ति ने हत्या की है किसी की तो उसको पेड़ से लटका दिया जाता था। अगर किसी ब्राह्मण ने किसी की हत्या की है तो उसको देश निकाला दिया जाता था दोस्तों। अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता था तो उसके परिवार पर जुर्माना लगाया जाता था। देखते हैं गोरखाओं की न्याय व्यवस्था। सबसे पहले गोलादीप। गोलादीप में गर्म लोहे की छड़ को पकड़ना पड़ता था और चलना पड़ता था। कोई व्यक्ति अगर दोषी पाता है तो उसको उसके हाथों में गर्म लोहे की छड़ पकड़ा दी जाती थी और उसको कुछ दूरी तक चलाया जाता था। तराजू दीप में वजन नापा जाता था दोस्तों। तराजू दीप में अगर जैसे किसी व्यक्ति का आज वेट 50 केजी है, अगर उस व्यक्ति का वेट अगले दिन 51 केजी हो जाता है तो उस व्यक्ति को दोषी माना जाता था। अगर उसका वेट कम हो गया है, 50 से कम हो गया है, तो उस व्यक्ति को दोष रहित माना जाता था। अगला है कढ़ाई दीप। कढ़ाई दीप में दोषी के हाथों को कढ़ाई में डाला जाता था। और तीर का दीप दोस्तों, तीर का दीप में तीर चलाया जाता था और दोषी व्यक्ति को पानी के अंदर डाल दिया जाता था और किसी एक व्यक्ति को तीर लेने के लिए भेजा जाता था। अगर वो तीर वापस लेके आ जाता था उस तय टाइम में तो उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया जाता था, वरना तो उस व्यक्ति की पानी के अंदर ही रह के मौत हो जाती थी दोस्तों। अगला है दोस्तों बौकटी हरिया द्वीप। बौकटी हरिया द्वीप में व्यक्ति को तैरना पड़ता था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी न्याय व्यवस्था गोरखाओं की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट को।